ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। एक ऐसी मदहोश आवाज जो आज भी हमें सितारों के आगोश में ले जाती है। कभी किसी महफिल, किसी बज़्म में खींचती सी, लरसती सी लगती है ये आवाज। यही आवाज जब सुरों को साधती है तो जैसे दिए जल उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की सुर साधिका आशा भोसले की। आज सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। आपसे बातचीत कर रहे हैं विजय अकेला। आज आप विजय अकेला के साथ, और विजय अकेला है अपने देश की उस अजीम शख्सियत के साथ कि जिनके बिना हमारा कोई भी दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई भी पल नहीं गुजरता। और ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि अब तो समझिए 75 सालों से ये हाल है हमारा, आपका, हम संगीत के शैदाइयों का, हम गीत के शैदाइयों का। हमें इनकी एक आदत सी हो गई है, अगर कोई पल इनके बगैर गुजरे तो वो कहते हैं ना कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी वाली बात हो जाती है। शख्सियत ने अपना फन और अपनी जिंदगी दोनों को एक दूसरे का ऐसा पूरक बना दिया है कि हर इंसान, हर आर्टिस्ट जो भी इनसे मिलता है वो कुछ न कुछ सीख ले ही लेता है, अपनी जिंदगी संवार ही लेता है। आइए राज फाश करते हैं। आप हैं आशा भोसले जी। सुनने वालों, भारतवर्ष की इस बेमिसाल गायिका, मेलोडी क्वीन, जो हर तरह से इंटरनेशनल स्टार भी हैं, आशा भोसले जी का आइए हम और आप स्वागत करें। आशा जी, विजय अकेला आपको स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता है। कैसी हैं आप? नमस्कार आकाशवाणी के सुनने वालों को और अकेला जी। जी, अभी दुकेला हैं इस समय। मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था। जी। और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, लेकिन रेडियो सबके पास बहुत छोटे छोटे होते थे। जी। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो, सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन वाह वाह, और पंकज मलिक, वाह, नूरजहान, पता क्या? नहीं, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन, कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। ओहो। तो उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। वाह, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। वाह। ये आकाशवाणी नहीं होती विजय जी, जी। तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है, और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। क्या बात है। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे, सब। या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर। एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आशा जी, आपका मिजाज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप, क्या खुशी है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं हमारे स्टूडियो में। मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, जी। वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। ओहो। और मैं डरते डरते, कांपते कांपते मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए। वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने। तो तब दिनकर अमेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दीना की लड़की है, मतलब मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। तो उन्होंने मेरे को ज्यादा सुना ही नहीं,
मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 7 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट जी कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता है इंसान। जी लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी। अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। वाह क्या बात है। आशा जी क्या क्या याद आ रहा है इस गीत को सुन के? वैसे ये गीत मैंने गाया था कश्मीर की कली के लिए, जी। और पहली पिक्चर थी शर्मिला टैगोर जी की, और ओपी नायर साहब का म्यूजिक था, जी। शम्मी भैया थे। गाना बहुत ही खूबसूरत है, ये पहाड़ी है, बहुत अच्छा किया हुआ गाना है। और इसमें गाने का काफी क्या बोलते मौका था हरकत लेने का, जो कि हम लेते थे। देखिए आपने हमारे सामने एक चीज रख दी, अब उसको और खूबसूरत बनाना ये आर्टिस्ट का काम होता। तो गाना तो रख दिया सामने, अब रफी साहब ने भी गाया, हमने भी गाया, तो गाने का जो ढंग है उसको किस तरह लेना आना चाहिए वो इसमें पता लगता है। देखिए इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गाए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। क्या बात तो है, ये आर्टिस्ट का काम क्या था। बात है। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, और क्या क्या हुआ था वो याद आता है। जी तो रफी साहब बड़े चिढ़ जाते थे, ये हरकत क्यों लेती है ज्यादा। जी हाँ। मैंने कहा क्या करे, भगवान ने डाली है गले में तो आ रही है, जी हाँ। और दिमाग में भी आ रही है। जी जी कमाल दिमाग भी होना चाहिए कि हरकत कहाँ लेना उसकी। असल में देखा जाए तो इससे पहले मैंने जो गाने गाए वो भी बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर श्री रामचंद्र अण्णा बोलते थे, उनके भी गाए थे। और जैसे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर उन लोगों के साथ गाने गाए थे, अलग अलग ढंग के गाने गाए। तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी। क्या बात है, वाह। कि जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं। जी फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो। क्या बात। साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजेंद्र कृष्ण, यस, और मजरू राजा मेहंदी अली, जी मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, क्या बात। इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे। इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। तो इससे पता लगता है इंसान के मन का कि वो कैसे देखता है हमको। क्या बात है, क्या ना? बात है। देखिए हम पूछने ही वाले थे आपसे कि उस जमाने में कैसे गाने बनते थे, और आपने बिना पूछे मेरे मन की बात जान ली। आशा जी आप सन 43 से 1943 से प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं, कंटिन्यूअसली गायकी। इतनी सदियां बीत गईं, कितने जमाने गुजर गए, आप तो जस की तस हैं। कुछ बोलिए आप। क्या बोलूं मैं, जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था, पहला रिकॉर्डिंग। और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे। बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना। कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत मेहनत करने के बाद भी यश नहीं मिलता है, जी वो तकदीर की बात मैं मानती हूँ। ईश्वर का हाथ नहीं हो तो ये होता है। ये नहीं है कि किसी एक को बहुत नाम मिला तो उसको सब कुछ आता है और बाकी लोगों को आता नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की उसके ऊपर मेहर होती है, नजर होती है, पर मेहनत करना ये अपना फर्ज होता है। आइए आशा जी अब एक और गीत आपका मोहम्मद रफी साहब के साथ ही प्ले आप करते मोहम्मद हैं। रफी साहब के फैन है क्या? क्यों नहीं होंगे, उस जमाने के सारे सिंगर्स, चाहे वो लता जी हों, रफी हों,
मन्ना डे साहब हों, मुकेश जी हों, हम सबके शहदाई हैं। अच्छा जी मैं हारी। उसमें रफी साहब मुझसे बहुत चिढ़ गए थे। वाकई इतने चिढ़ गए थे कि वे 2 दिन तक बात नहीं कर रहे थे दूसरे रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। बोलों का पहला हिसाब देखना चाहिए गाने वाले को कि ये बोल क्या चाहते हैं, बोल हमसे क्या चाहते हैं। क्या बात है। हाँ, तो अगर मैं बोलती कि अच्छा जी मैं हारी, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, बच्चा भी गाता है, जी 5 साल के बच्चे भी ऐसे गाते हैं। तो प्लेबैक सिंगर बनने का मतलब क्या हुआ, इतने साल ठहरने का मतलब क्या हुआ। उन बोलों को क्या चाहिए था कि रफी साहब साथ सीधा सीधा गा रहे थे। जी फाइनल रिकॉर्डिंग में मैंने जैसे बोला, उन्होंने टेक, जी फाइनल टेक शुरू हुआ तो मैंने मजा किया कि अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। जैसे मनाने की मैंने वो जो हरकत की, रफी साहब एकदम चिढ़ गए, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। रफी साहब बहुत चिढ़ गए थे। आप रिकॉर्ड सुनिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये गाना जब भी आता है तो मुझे रफी साहब का चेहरा और अंदर से देवानंद जी जो खड़े होके जी नाचे जी थे, जी हाँ। खुश हो गए थे, तो वो ये सब याद और आता है। कैसी अदायगी आपकी है, जैसे मधुबाला पे ये गीत पिक्चराइज हुआ है और आपने जो उस फिल्म का सिचुएशन है, उस घड़ी का जो सिचुएशन है, उसको आपने पूरी तरह से अपनी गायकी के जरिए दर्शा दिया है। जी हाँ। आशा जी मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बदलाव के बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। दुनिया तो बदलती रहती है और बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हार जाती है मानो और दुनिया जीत जाती है। मगर सवाल ये है कि आपने वो कौन सी शैली अख्तियार की हुई है, आपके जीने का राज क्या है, क्या रूटीन है आपका, कैसे रोजो शब गुजारती हैं आपके आपके सामने दुनिया का नहीं चलता। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए जी 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है। 8 सितंबर जी हाँ, और मेष राशि है मेरी, तो ये है कि मेष जो होता है ना धड़क मारता है। जी मेष समझते हैं आप, जी बकरा, जी 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 वो इधर उधर देखता नहीं, धड़क मारता है, वो मेरे में है। प्लस तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। उजाले उनकी यादों के। एक ऐसी मदहोश आवाज जो आज भी हमें सितारों के आगोश में ले जाती, कभी किसी महफिल किसी बज़्म में खींचती सी, लरसती सी लगती है ये आवाज। यही आवाज जब सुरों को साधती है तो जैसे दिए जल उठते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत की सुर साधिका सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले बांट रही हैं अपनी यादों के उजाले। आपसे बातचीत कर रहे हैं विजय अकेला। आज आप विजय अकेला के साथ, और विजय अकेला है अपने देश की उस अजीम शख्सियत के साथ कि जिनके बिना हमारा कोई भी दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई भी पल नहीं गुजरता। और ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि अब तो समझिए 75 सालों से ये हाल है हमारा आपका, हम संगीत के शैदाइयों का, हम गीत के शैदाइयों का। हमें इनकी एक आदत सी हो गई है, अगर कोई पल इनके बगैर गुजरे तो वो कहते हैं ना कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। आप हैं आशा भोसले जी। सुनने वालों, भारतवर्ष की इस बेमिसाल गायिका, मेलोडी क्वीन, जो हर तरह से इंटरनेशनल स्टार भी हैं, आशा भोसले जी का आइए हम और आप स्वागत करें। नमस्कार। आशा जी मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बदलाव के बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। दुनिया तो बदलती रहती है और बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हार जाती है मानो और दुनिया जीत जाती है। मगर सवाल ये है कि आपने वो कौन सी शैली अख्तियार की हुई है, आपके जीने का राज क्या है, क्या रूटीन है आपका, कैसे रोजो शब गुजारती हैं आपके सामने दुनिया का नहीं चलता। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए जी 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है। जी हाँ, और मेष राशि है मेरी, तो ये है कि
मेष जो होता है ना धड़क मारता है, जी मेष समझते हैं आप, जी बकरा, जी जी वो इधर उधर देखता नहीं, धड़क मारता है, वो मेरे में है। प्लस तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम कर। एक बात बताती हूँ, मेरी एक ऐसी आदत है, मेरे लड़के ने मुझे एक दिन पूछा था कि माँ मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, खर्चा इतना है, करें कि नहीं करें। जी तो मैंने उससे कहा था बेटा एक याद रखना है, छलांग नहीं मारोगे तो तुम्हें कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और सोचते रह जाओगे कि मैं ये पानी पार करूं कि नहीं करूं, या डूब जाओगे या उस तरफ जाओगे। सोच लो कि मैंने डूबना है या जीतना है। जीतूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा, मर गया तो मर गया। ये सोच के चलना चाहिए। एक बात बताती हूँ लाइफ में जो मेरे अपनी दिमाग में रहती है, हमारे बड़े राइटर उन्होंने लिखी थी, जब तक जीने में मजा है तब तक मरने में मजा है। वाह 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 वाह, वो मजा भगवान मुझे दे, जब तक जी रही हूँ कैसी तभी अच्छी ले बात ले। कह क्यों रही हैं आप। मेरी इच्छा यही है कि मैं गा रही हूँ और जाऊं। क्यों मजा उसी में है, मजा उसमें नहीं है कि लोग देख रहे अरे गिर गए अरे ढल गए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे कभी ना ये नहीं अच्छा लगता कोई मेरे ऊपर तरस खाए। मुझे तरस बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा किचन में जाके काम करना, बाहर आके काम करना, रिकॉर्डिंग में जाना, बच्चों की सुनना, उनको देखना, हस्बैंड की सुनना, सास है, नंदे हैं, देवर हैं, सब भरा पड़ा घर, लेकिन उसमें से सबसे प्यार से चलना, पर अपना काम करते क्या रहना, बात है। प्यार से चलना, क्या किसी को बात कुछ है। कहना नहीं। सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ जी विजय जी, जिससे आदमी सुखी हो सकता है वो है जवाबदारी मत, उसको बढ़ावा मत दो जी। बात करने का। जी अगर आपने कहा क्यों जी, तो वो बोलना शुरू हो जाएगा, सवाल ही नहीं करो, तो एनर्जी मत दो। ओ तो ये मूल मंत्र है। हाँ, ये एनर्जी जो हम देते हैं दूसरे को जी बोल के, जी। वो एनर्जी नहीं दी तो घर शांत चल। अब सपोज मुझे किसी ने कहा कि ये आपने गलत किया, मैंने कहा हाँ जी वाकई गलत हो गया, चले जाओ। जी, बात खत्म। मैंने गलत नहीं किया बोला तो बोलेगा हाँ किया, जी तो चलती जाएगी बात। तो लाइफ में एनर्जी मत दो किसी को, अपने काम में एनर्जी डालो। आप सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ आशा भोसले जी का इंटरव्यू। आशा जी, मैं आपकी जिंदगी से इतना इंस्पायर होता रहता हूँ कि मैंने कोई और दूसरी लेडी नहीं देखी है जिनसे मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब बाहर निकलो तो हमेशा प्रेजेंटेबल निकलो। वाह, मैं ये नहीं कहती हूँ फटा हुआ कपड़ा हो, लेकिन मैचिंग हो, बाल ठीक हो, एटीट्यूड हो। हाँ, आप चलो तो लोग कह के हाँ कोई साफ सुथरा इंसान आ रहा है, ऐसा नहीं लगे कि अरे क्या बंठन के कितना ऊंचा करके आ रहे, या ये भी नहीं लगेगा कि पता नहीं कोई भिखारा नहीं। तो अपने आप को ऐसा रखो कि लोगों के सामने जाते समय आपको लोग देख के खुश हो। ये गाना बनाया था आर.डी. बर्मन ने। अच्छा, पहले ये पिक्चर आर.डी. बर्मन के पास मतलब गाना था, और ये गाना उसने बनाया था। पान खाए सैया हमारो सांवरी सूरत यार रेवट लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। ये बनाया था उन्होंने, और 1 महीने के बाद हमारे पास वही गाना आया, पान खाए सैया हमारो। शंकर जय किशन। जी हाँ, जय किशन जी का गाना। किसने जाना। आशा जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं सवालों का सिलसिला जरा नया रखूं। मैं उसी कोशिश में मुब्तला हूं और आपके हजारों नगमों में से कोशिश कर रहा हूं एक एक नगमा किस तरह बजाऊं, मगर खौफ में हूं कि इस डोर को पकड़ता हूं तो वो डोर छूट जाती है। मेरी बड़बड़ से तो नहीं? नहीं नहीं, आप तो इतने अच्छे अच्छे राज फाश कर रही हैं, इतनी छुपे छुपे राज फाश कर रही हैं कि हम क्या कहें। आशा जी, आप कभी पैडर रोड पे रहा करती थी, बरसों बरस निकाले आपने वहाँ। अब 3-4 सालों से प्रभु कुंज की जगह आप कासा ग्रांडे परेल में रह रही हैं। जी हाँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके दोनों निवास स्थल पे गया हूँ। सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस पैडर रोड और इस परेल वाली आशा भोसले में क्या फर्क है? आशा भोसले जब बोरीवली में रहती थी, ओ दादर में रहती थी, जी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। जी। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती। जी, मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, जी, पलंग हो। उस इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी। एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती
क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ। मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है। फिर मैं खुद ही सोचती हूँ और हंसती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ। ये ऐसा भी होता है। ऐसा तो हर क्रिएटिव इंसान के साथ होता है जो आपके साथ हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आशा जी, अगर आप इजाजत दें तो, कि परेल वाले घर में तो दीदी नहीं है, लता जी नहीं है, और प्रभु कुंज में तो लता जी का कमरा आपके बगल वाला कमरा था और दरवाजा खुला हुआ रहता था और आप लोगों की गुफ्तगू होती थी, एक प्रेजेंस का तो सेंस था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माँ थी, चारों बहनें हम एक साथ थे, भाई भाभी सब भरा हुआ घर था, बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं काम कर रही थी, ये सब चल रहा था। फिर आप जानते हैं दुनिया एक जैसी नहीं रहती है। आदमी सुख बड़े शान से कहते हैं लेकिन दुख नहीं कहना बहुत अच्छा होता है। उस घर में मैं बहुत अच्छा रह रही थी। मेरे 2 पोता पोती और उसके माँ बाप, छोटा लड़का आनंद और अनुजा, हम सब आनंद से रह रहे थे। लेकिन कुछ घर का काम निकाला, आजकल करते हैं ना, कब ये करो वो करो, बाहर से लकड़ी लगा के मकान बंद करते वगैरह वगैरह। उसमें मैंने दूसरे मकान में बच्चों को शिफ्ट किया क्योंकि बच्चे छोटे थे, मट्टी मुंह में जाएगी, बीमार पड़ेंगे, तो बच्चों को शिफ्ट किया माँ बाप। और मेरे अपनी बेटी के साथ रह रही थी जी, वर्षा के साथ। वर्षा बहुत अच्छी राइटर थी, आपको मालूम है? मुझे मालूम है। जर्नलिस्ट थी जी जी, गाना बहुत अच्छा गाती जी, थी। के लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं। जी हाँ। फिर कहर टूट पड़ा, जी वो चली गई। जब चली गई तो मैं अकेली रह गई उस घर में, क्योंकि बच्चों का घर वो तैयार था, वहाँ वो रह रहे थे। जी फिर इतनी बुरी घटना के बाद वहाँ बच्चों को लाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। जी जी इसलिए मैं कैसा ग्रांडे में रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ। जी यहाँ पर भी मेरी यादें हैं जी जो मेरे को बहुत सुख में होती हूँ, थोड़ी देर दुख में आती हूँ, जी फिर उस दुख को भुलाने के लिए फिर सुख में चली जा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जो अपनी है, मैं किसी के सामने अपना दुख नहीं कहती हूँ, अपने आंसू नहीं दिखाती। आंसू दिखाना कायर का काम होता है और मैं बहुत दिलेर औरत हूँ। आंसू अपने आप अंदर ही पी जाना सबसे बड़ी बात होती है। जी आशा जी, आपको बहुत दिल करे रोने को, चिल्लाने को, शावर चलाइए जोर से जी और चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना है। बाहर आते समय मुंह धो के साफ सुथरे होके बाहर आइए, किसी को पता भी नहीं लगे कि आपके लाइफ में कभी कुछ दुख था भी। वाह आशा जी, बात लता जी की हुई है तो क्या हम जहां आ रहा फिल्म का गीत जिसमें आप दोनों बहनों ने बहुत खूब गाया है, इस गाने में क्या है मैं बताती हूँ विजय जी। जी एक गाना होता है कि हीरोइन गा रही है बड़ी दुख में और एक डांसर गा रही है बड़ी सुख में। जी ऐसे गाने मुझे बहुत मिले। जी एक गाना बराबरी का मिला, मन क्यों बहका री बहका आधी जी, रात को, जी या छाप तिलक मुँह से छीना रे जी, तूने नैना मिला के, जी। या सखेरी सुन पपीहा बोले उस जी पार, जी या ये बरखा बहार हाँ सौतनिया के द्वार न जा मोरे सांवरे पिया। मतलब ऐसे ऐसे गाने जो थे बराबरी से गाने को मिले जी थे। हाँ जी हाँ और ये गाने में ऐसा होता था कि दीदी सैड गा रही है और मैं डांस का गा रही हूँ। तो ऐसे गाने बहुत होते थे कि हीरोइन रो रही है और हीरो दूसरी के साथ बैठा है। सुनने वालों, आप सुन रहे हैं विजय अकेला के साथ आशा भोसले जी का इंटरव्यू। आशा जी, आपकी गायकी का अगर हम जिक्र करें और उमराव जान की बात न करें, उस पड़ाव पे न ठहरें, तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। तो हम यहाँ पे ठहरेंगे इस उमराव जान पे। पहली बार आपको पूरी इज्जत के साथ क्रिटिक्स ने देखा, कह दिया कि ये गायकी लता मंगेशकर से भी बड़ी गायकी है। ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वो गाती तो शायद मेरे से भी अच्छा गा सकती थी, लेकिन वो मेरे पास आया। ये पहली पिक्चर मिली थी जयदेव जी को जी, और जयदेव जी ने मुझसे कहा था कि एक गाना है तुम्हारा। तो मैंने कौन सी पिक्चर है? तो उन्होंने कहा कि कोई उमराव जान पिक्चर बन रही है और आपका एक गाना है, तो परसों गाना करेंगे। फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास एक किताब आई जी, जो उमराव जान की लिखी, मतलब उसकी लाइफ की। मैंने पूरी किताब पढ़ी। फिर उनके जो डायरेक्टर जफर अली, बड़े हैंडसम आदमी, जी, बड़े लंबे आदमी, और जबान का क्या कहना, लखनवी जबान की तो बात ही अलग है। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको मैंने किताब दी है, अभी आपको गाने गाने हैं। जी, देखिए तकदीर की बात है कि एक गाना गवाने वाले थे मुझसे और वो पूरी पिक्चर मेरे पास आ गई। जी, इसी को मैं कहती हूँ भगवान की लीला। जी, तो वो गाने आए। फिर हमारे खयाम साहब, वैसे उन्होंने मेरे से गवाया, क्योंकि एक औरत की एक ही आवाज रहनी चाहिए, एक ही सुर रहना चाहिए,
ये मन में पकड़ के। हो सकता है उनको भी लालच हुआ होगा कि लता मंगेशकर से गवाऊं, जी दीदी से गाने का लालच हुआ होगा, हर म्यूजिक डायरेक्टर को होता था वो। लेकिन पता नहीं, शायद उनको ये लगा होगा कि नहीं आशा अच्छा गाएगी। जी जी इंसान का मन मैं कभी भी नहीं पकड़ सकती हूँ, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल। तो मैं इसलिए कभी भी विश्वास किसी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे गवाया, बड़े प्यार से गवाया, जी। गुस्सा होके भी गवाया लेकिन पिक्चर बड़ी अच्छी बनी और उसमें बड़े शेर थे, और शहरी यार करके जो राइटर थे, जी बहुत ही सुंदर उन्होंने गाने लिखे पिक्चर के हिसाब से, और मेरे घर पे भी आए थे बहुत अच्छे लोग। तो अभी याद आती है सबकी, मैं याद करती हूँ जो जो लोग मिले, जो उनके साथ टाइम बिताया, जिनके साथ बातें की, सबकी याद आती है। अब तो खैर शहरयार साहब गुजर गए, जी हाँ, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने। दुनिया। तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशीमान हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया। इस पिक्चर में जब विजय जी गाना आया, जी एक गाना तो गाया मैंने, दिल चीज क्या है, जी उसके बाद दूसरा गाना आया, तो तीसरा गाना आया, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ओ हदे निगाहत गुबारी। क्या बात। तो मैंने उनसे कहा कि इस गाने का सुर जरा ऊंचा कीजिए, जी तो उन्होंने कहा नहीं करूँगा। ख़याम साहब बड़े गुस्से ले हैं, नहीं करूँगा। मैंने कहा ख़याम साहब ये थोड़ा नीचा लग रहा है, मेरे को थोड़ा ऊंचा कीजिए। नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे चाहिए कि एक सिंगर की आवाज़ और उसका जो बात करने का स्टाइल है, रेखा का, जी लो में बात कर रही है, तो मुझे ऐसे आवाज़ का भी वो एक ही वो रखना है। मैं बड़े गुस्से में मैंने गाना गाया था वो, मैं कहा सुनते नहीं बात, ऐसे करते वैसे करते, क्योंकि मैं उनको 47 से जानती हूँ। जी तो पहले से जानने की वजह से हम लोगों में झगड़ा भी होता था, कभी मैं कुछ बोल देती थी, कभी वो बोल देते थे, गुस्से वाले वैसे वो। जी जी क्या बात है आशा जी, वाह। आशा जी हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई। इस स्टूडियो में जो आई हूँ मैं, जी ये मेरा जीवन का पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो इसी स्टूडियो में हुआ था, और उस वक़्त से लेके इसी आकाशवाणी ने हमारे गाने सारी दुनिया को सुनाए हैं, और आज मैं इस वक्त इस उम्र में फिर यहाँ खड़ी हूँ, बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद उस वक़्त के लोग यहाँ है नहीं कोई भी, जी सब नए लोग हैं, लेकिन मैं पुरानी हूँ, मैं इस दीवारों को जानती हूँ, जी मैं इस लाइट को जानती हूँ, इस घड़ी को भी जानती हूँ, जी जी और किस तरह कांप कांप के हम गाने गाते थे उस वक़्त, वो भी याद है। जी बिल्कुल। तो ये मेरा घर है, जी आकाशवाणी मीन्स ये आकाशवाणी मेरे लिए है। वाह, उसी ने बताया कि तू सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले से विजय अकेला की ये बातचीत आप सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुई। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के। बाकी 6 दिन होते हैं 6 और मजेदार प्रोग्राम, यानी हर दिन सुनते रहिएगा पिटारा।